हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में भी हम युवा को उसी गुफा में देखते हैं। उसको वहां पर एक बुक मिली थी जो कि उसी मैजिशियन की थी जिसके घर में युवा और नाइट अभी रह रहे थे। आगे युवा उस बुक को पढ़ने लगता है और इसमें मैजिशियन ने अपनी सारी बातें लिखी हुई थी। वो इसमें बताता है कि वो सब चीजों में माहिर हो गया था, चाहे वो कुकिंग हो, डांसिंग हो, मार्शल आर्ट हो, मैजिक हो, हर चीज में वो पूरी तरीके से माहिर हो चुका था। और इसी वजह से उसको देवताओं का निमंत्रण भी आया कि वो उनको ज्वाइन कर ले, पर उसने उसको ठुकरा दिया था। आगे उसमें लिखा हुआ था कि किसी दिन तुम भी बहुत ताकतवर हो जाओगे और लोग तुमसे डरने लगेंगे, और जिस दिन ऐसा होगा ना, तुम हमेशा हमेशा के लिए अकेले रह जाओगे, क्योंकि ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। वो ये सारी बातें युवा से ही कह रहा था क्योंकि वो ही अब उसका वारिस है। अब युवा आगे बढ़ता है और उस बुक में लिखा होता है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी भी मेरी तरह हो जाए। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं अकेला पड़ गया था और इनसे बचने का मुझे तो एक ही रास्ता मिला था, और वो था मौत का रास्ता। जिस पर युवा खुद से सवाल करता है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझसे ना डरे। जिस पर युवा को उस मैजिशियन की आवाज आती है कि ऐसे रिश्ते बनाओ जिन पर तुम भरोसा कर सको। जिसे सुनकर युवा शॉक हो जाता है और कहता है कि यह आवाज कैसी है, क्या मैं कल्पना कर रहा हूँ। फिर युवा फिर से बुक को पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है कि उन लोगों पर भरोसा करो जो तुम्हारा सच जानने के बाद भी तुम्हारे साथ खड़े रहे, उन्हीं लोगों से तुम अपने रिश्ते बनाओ। ये सुनकर युवा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा इंसान उसकी जिंदगी में नहीं आया था, और इसलिए युवा कहता है कि ये तो काफी मुश्किल है। लेकिन उसकी बात को काटते हुए फिर से वही आवाज आती है कि शायद तुम्हारे लिए ये कर पाना मुश्किल है। युवा बोलता है कि ये कौन है, क्या मैं सच में किसी से बात कर रहा हूँ। फिर युवा आगे पढ़ना शुरू करता है। उस बुक में आगे लिखा हुआ था, तुम जैसे दोस्त बनाना चाहो बनाओ, और अब मैं इस किताब में वो चीज लिखूंगा जो तुम जानना चाहते हो। युवा पहले थोड़ा सोचता है और फिर कहता है मैजिक। उसके ऐसा बोलते ही वो बुक चमकने लगती है और फिर से वही आवाज आती है। ये ना शायद मैजिशियन की ही आत्मा है। वो आवाज कहती है कि मैंने अपनी सारी मैजिक की नॉलेज इसमें लिख दी है, पर तुम दूसरी दुनिया से हो और तुम्हारे पास मैजिकल पाथवेज नहीं है, और इसीलिए तुम मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जिसके जवाब में युवा बोलता है मैजिकल पाथवेज, ये क्या होता है। तो फिर मैजिशियन उसको बताता है कि मैजिकल पाथवेज यानी इस दुनिया के लोग पहले अपने दिल के अंदर मैजिकल एनर्जी बनाते हैं और फिर यही एनर्जी शरीर की नसों तक यानी कि मैजिकल पाथवेज तक पहुंचती है और उनके थ्रू बाहर निकलती हैं। पर क्योंकि तुम्हारे पास ये काबिलियत नहीं है तो मैं तुम्हें अपने मैजिकल पाथवेज दे रहा हूँ। मेरे मैजिकल पाथवेज इस दुनिया में अनमोल हैं, लेकिन क्योंकि अब मैं उनका यूज नहीं कर सकता तो उनको डिस्ट्रॉय करने से अच्छा है कि तुम उनका इस्तेमाल करो। युवा कहता है कि इतनी अनमोल ताकत आप मुझे कैसे दे रहे हो। जिस पर मैजिशियन कहता है कि अगर समय के साथ तुम इस पावर को संभालने के काबिल बन गए तो मेरे लिए बस उतना ही काफी है। और इसके बाद उस बुक में से एक नॉलेज की रोशनी निकलती है और युवा के शरीर के अंदर जाने लगती है, और जाते जाते मैजिशियन की आवाज कहती है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। और फिर युवा भी उन्हें थैंक्स करते हुए कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि अब आपकी आत्मा को शांति मिल जाए। इसके बाद युवा उस बुक को लेकर अपने घर पर आ जाता है और मैजिक की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, और ये करते हुए उसको अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति भी महसूस हो रही थी। शायद ये वही मैजिकल पाथवेज थे जो मैजिशियन ने उसको दिए थे। फिर अब युवा मैजिक की प्रैक्टिस करने के लिए बाहर आ जाता है और उसने अपने पहले मैजिक ट्रिक को नाम भी दिया होता है वाटर बॉल। इसका इस्तेमाल वो सबसे पहले सामने वाले पेड़ पर करता है, और यहाँ नाइट भी ये सब कर पा रहा था क्योंकि यहाँ पर वो भी मैजिक का यूजर बन गया था। दोनों अपना मैजिक सक्सेसफुली लॉन्च कर पाते हैं और इससे दोनों काफी खुश होते हैं। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और महल में हमें ओम को दिखाया जाता है जो कि महाराज के आगे थोड़ा सा डरा डरा खड़ा हुआ था। महाराज ओम से युवा के बारे में पूछते हैं कि क्या तुम उस लड़के से मिले। जिस पर ओम बोलता है कि हाँ महाराज, मैं उससे मिला था। वो घनघोर जंगल के बीचों बीच रहता है और वो शायद दूसरे देश का है क्योंकि उसका नाम भी काफी अलग है। मगर बातों ही बातों में उसके मुंह से ये निकल जाता है कि आप राजकुमारी लेक्सिया को समझाइए क्योंकि उन्होंने इस इंसान को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था।
जिसे सुनकर राजा भयंकर तरीके से गुस्सा हो जाता है कि उस मामूली से इंसान की हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी सी बेटी को झांसे में लेने के लिए, और फिर वो वहाँ पर तोड़फोड़ करने लगता है। तभी सीन युवा के स्कूल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर लेडी टीचर सबको बोल रही थी कि अगले हफ्ते सबको ऑफ कैंपस स्टडी के लिए जाना है। यहाँ पर युवा थोड़ा अचंभित हो जाता है क्योंकि उसको अभी तक कोई भी शेड्यूल नहीं मिला था। इसके बाद 4 लोगों की टीम अनाउंस होती है और यहाँ पर युवा की टीम में होते हैं अकीरा, बाइडी और एक नई लड़की जिसका नाम रिन होता है। यहाँ पर फिर से अकीरा अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और सब लोग उसको देखकर काफी हंसते भी हैं। यहाँ पर बाइडी सबसे कहती है कि चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, हमारी टीम काफी जोश से और फन से भरी हुई है। तभी युवा को याद आता है कि उसके पास तो कैंप पर जाने के लिए कोई बैग ही नहीं है, उसे शायद उसके ग्रैंडपा का बैग यूज करना होगा क्योंकि वो भी काफी ट्रेवलिंग पर जाया करते थे। तभी बाइडी सबको सजेस्ट करती हैं कि क्यों ना हम सब लोग शॉपिंग के लिए चलें, वहाँ पर हम बैग भी ले लेंगे और थोड़े मजे भी कर लेंगे। और वो सब लोग इस बात के लिए मान भी जाते हैं। आगे वे सब लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर कावरी भी आ जाती है। कावरी को देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनमें से किसी ने भी पहले कावरी से बात तक नहीं की होती है। यहाँ पर पहली बार सबको कावरी से बात करने का मौका मिल रहा था। दरअसल युवा ने ही कावरी को उनके साथ चलने के लिए कहा होता है। सब लोग कावरी से कहते हैं कि हमें पता नहीं था कि तुम युवा की दोस्त हो और हम सबको तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। यहाँ पर अकीरा नहीं आया होता है क्योंकि उसके कुछ और प्लान्स थे। इसके बाद वे सब लोग मॉल में जाते हैं और यहाँ पर हर तरह की चीजें थी और ये बहुत बड़ा होता है। तो मॉल के अंदर जाने के बाद कावरी युवा के लिए एक बैग चूज करती है जो कि उसको बहुत पसंद आता है। फिर जब उनकी सारी शॉपिंग हो जाती है तो फिर वे सब लोग मस्ती करने के बारे में सोचते हैं और इसीलिए फिर वे लोग ऊपर के फ्लोर्स पर जाते हैं जहाँ पर काफी सारे गेम्स थे। अब उन गेम्स का ऐसा था कि उनको जीतने पर कुछ ना कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं और उनमें से एक लड़के को वो गिफ्ट चाहिए होता है, लेकिन उस गेम को जीतना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन युवा अपनी स्किल्स की मदद से एक ही बार में उस गेम को जीत जाता है और उसको वो गिफ्ट दे देता है। अब उसके सारे दोस्त खुश हो जाते हैं कि यार उसके पास तो इतनी अच्छी स्किल्स हैं, तो वो ना सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं कि यार हमारे लिए भी कुछ जीतो। तो फिर युवा अपनी खतरनाक स्किल्स का यूज करके सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट जीत लेता है। वैसे उसने कावरी के लिए एक पेंडेंट जीता था और सब लोग बहुत खुश होते हैं। अब यहाँ पर खूब सारे मजे करने के बाद वो 7th फ्लोर पर कॉफी पीने का डिसाइड करते हैं, पर तीनों लड़कियां कहती हैं कि हम लोग तो 13th फ्लोर पर जा रहे हैं, हमें वहाँ पर कुछ काम है। दरअसल 13th फ्लोर पर गर्ल्स फैशन का फ्लोर था, तो वो तीनों वहाँ चली जाती हैं। अब लड़कियों को और फैशन को कोई दूर कर सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो चलो भाई जाने दो इन्हें। और वो तीनों लड़के 7th फ्लोर पर कॉफी पीने चले जाते हैं क्योंकि उनको फैशन वैशन से कुछ ज्यादा मतलब नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉल के अंदर एक बिजली का तार कटा हुआ था और उसमें से चिंगारियां बाहर आ रही होती हैं। तो इधर युवा और बाकी दोनों कॉफी पीने लगते हैं और युवा को कॉफी काफी कड़वी लगती है। तो दूसरा लड़का बोलता है बी अ मैन, कॉफी कड़वी नहीं लगती है, देखो कॉफी को ऐसे पिया जाता है। और फिर वो भी जैसे ही कॉफी का पहला सिप लेता है उसकी सारी होशियारी निकल जाती है क्योंकि उसको भी कॉफी काफी कड़वी लगती है। यहाँ पर युवा कहता है कि ऐसे दोस्तों के साथ घूमना कितना अच्छा लगता है, क्योंकि युवा का पहले कोई दोस्त नहीं बनता था ना, तो इसीलिए उसको यहाँ पर सही में बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये तीनों यहाँ पर मजे कर ही रहे थे कि तभी मॉल में सायरन बजने लगता है क्योंकि 10th फ्लोर पर आग लग गई थी। युवा और बाकी सभी भागते हैं क्योंकि कावरी और बाकी लड़कियां 13 फ्लोर पर थी और उन्हें उनकी टेंशन होने लगती है। तभी युवा वहां खड़े एक आदमी से पूछता है कि क्या ऊपर फ्लोर पर जो लोग खड़े थे वो नीचे आ गए हैं। तभी उन्हें बाइडी का कॉल आता है जो उन्हें बताती है कि वे अभी भी 13 फ्लोर पर ही फंसे हुए हैं। जिसे सुनते ही युवा आड़ देखता है ना पार और किसी की बिना सुने ही उन्हें बचाने के लिए ऊपर भाग जाता है। ऊपर जाकर जब वो देखता है तो वहाँ हालात काफी बुरे थे, आग चारों तरफ फैल चुकी थी। और फिर इन लपटों के बीच से गुजरने के लिए युवा बोलता है कि अब मैजिक का इस्तेमाल करने का सही टाइम है। फिर वो अपना वाटर बॉल वाला मैजिक इस्तेमाल करता है और अपनी पूरी बॉडी को वाटर से कवर कर लेता
लेता है और आगे बढ़ने लगता है। जब वो आगे जाता है तो देखता है कि कावरी और उसकी बाकी सभी दोस्त आग के बीचों बीच बेहोश पड़ी होती है। युवा तेजी से भागकर उनके पास जाता है और फिर वो उन तीनों को अपने कंधे पर उठा लेता है। यहाँ पर वो जाने से पहले ये भी चेक कर लेता है कि यहाँ कोई और इंसान तो नहीं फंसा हुआ है, पर इधर उन तीनों के अलावा और कोई भी नहीं था, सब बाहर जा चुके थे। लेकिन यहाँ पर अब युवा को थोड़ा डर लगने लगता है कि वो इन तीनों को उठाकर अपने मैजिक का यूज कर भी पाएगा कि नहीं। वहीं दूसरी तरफ बाहर पुलिस वाले और फायर फाइटर बात कर रहे थे कि अभी भी एक लड़का और 3 लड़कियां ऊपर फंसे हुए हैं और उन्हें बचाना अब नामुमकिन है। युवा के दोस्तों को भी उसकी काफी चिंता हो रही थी और इधर युवा बिल्डिंग में बुरी तरीके से फंस चुका था क्योंकि चारों तरफ आग ही आग लगी हुई थी। वो पूरी तरीके से परेशान होने लगता है कि अब वो बाहर कैसे निकलेगा और इसी बीच कावरी का वो पेंडेंट भी नीचे गिर जाता है। फिर आखिर में युवा अपने मन में कहता है कि अब तो बस एक ही रास्ता है और फिर वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके फ्लोर की जमीन को तेजी से तोड़ने लगता है और फिर देखते ही देखते युवा नीचे आ जाता है और सब लोग उसको देखकर चौंक जाते हैं। सबकी जान बच गई थी, सब सुरक्षित थे। यहाँ पर फायर फाइटर युवा को डांटने लगते हैं और उस पर बहुत गुस्सा करते हैं कि तुम्हें वहाँ जाने की क्या जरूरत थी। इसी बीच कावरी के फादर भी वहाँ आ जाते हैं और वो युवा का थैंक्स करते हैं क्योंकि युवा ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई थी। लेकिन यहाँ पर युवा की मुसीबतें बढ़ जाती हैं क्योंकि सब उससे इस बात का जवाब मांगते हैं कि कैसे उसने इतना खतरनाक स्टंट को परफॉर्म कर लिया, उसने इतनी खतरनाक आग में भी सबकी जान कैसे बचा ली। धीरे धीरे उसकी दूसरी दुनिया वाला सच सबके सामने न आ जाए। फिर वो कावरी को उसका पेंडेंट देता है जो कि बिल्डिंग में ही गिर गया था। कावरी उसको रिसीव करते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो उसके पापा के गले लगते हुए रोने लगती है। उसके पापा कहते हैं, नहीं बच्चा, अब रोते नहीं है, सब कुछ ठीक हो चुका है। इसके बाद युवा अपने घर जाते हुए यही सोच रहा था कि क्या यही फैमिली होती है। मेरे पास तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसको मैं अपनी फैमिली कह सकूं। पर वो भूल गया था कि हर रोज नाइट उसका घर पर इंतजार करता है और जैसे ही वो घर पहुंचता है ना तो नाइट उछलकर उसकी गोद में आ जाता है और उसको चाटने लगता है। और तब युवा सोचता है कि हाँ, उसके पास भी कोई है जिसको वो अपनी फैमिली कह सकता है। और फिर गाइज इसी इमोशनल सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।